स्वागत है आपका। कुरुक्षेत्र देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। राहुल गांधी ने कहा है कि चीनी सैनिक हमारी सीमा में घुसकर सैनिकों को पीट रहे हैं। पूरा विपक्ष पूछ रहा है कि हमारी कितनी जमीन चीन ने कब्जा ली है। एलएसी पर हमारी सेना से शौर्य पराक्रम और शहीदों की संख्या पर भी सवाल उठते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि चीन के अंदर में इन मुद्दों पर कोई विवाद होता है, कोई सवाल जवाब होता है? चीन चुप रहता है, भारत में कुछ लोग चिल्लाते रहते हैं। चीन की खामोशी, हर सूचना पर उसका प्रतिबंध एक ऐसा नैरेटिव बना देता है जिसका सच कोई नहीं जानता, जिसमें आधी बातें मनगढ़ंत हो सकती हैं, जिनका किसी के पास कोई सबूत नहीं होता। चीन की मीडिया सरकारी है, वहां बोलने की आजादी जीरो है। चीन में आजकल कोविड ने हाहाकार मचा रखा है। अस्पतालों में फिर वही सब कुछ हो रहा है जैसे पहले हुआ करता था। ना उस वक्त दुनिया को इसका कुछ पता चला, ना आज पता चल रहा है। बॉर्डर पर भी यही है। तवांग से पहले गलवान में चीन के कितने सैनिक मारे गए, आज तक इसका कोई डेटा नहीं है। कोविड में चीन में कितनी जानें गईं, इसका कोई आंकड़ा नहीं है। लेकिन देश के नेता, चाहे एलएसी की बात हो या कोविड कंट्रोल की, चीन की चालीसा पढ़ते रहते हैं, चीन का यशगान करते रहते हैं। ये जानकारियां उनको कहां से मिलती हैं, इस बात का क्या सबूत है कि ये सारी जानकारियां चीन का प्रोपेगेंडा, उसकी मनगढ़ंत कहानियां नहीं है? अभी चीन में कोविड को लेकर हाहाकार है। क्या कोई जानता है कि कितनी जानें जा चुकी हैं? देश के अंदर क्या हाल है? हिंदुस्तान में कुछ होता है तो चीन से तुलना होने लगती है, चीन की अफवाहों की वाहवाही होने लगती है। आज कुरुक्षेत्र में हम इसी पर करेंगे बात। हमारा सवाल यही है कि चीन की अफवाह पर वाह क्यों होती है, चीन की इनडायरेक्ट तारीफें की जाती हैं, जबकि अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए जाते हैं, चाहे वो कोरोना काल में मनगढ़ंत आरोपों की बात हो या फिर एलएसी पर चीनी कब्जे का झूठा प्रोपेगेंडा। राहुल गांधी का कोरोना काल में दिया गया बयान भी आपको सुनाते हैं। मुसीबत के समय जब सरकार के साथ खड़े होने की जरूरत होती है, उसके उलट राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं। ये जो सेकंड वेव है, ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने जो नौटंकी की, प्रधानमंत्री ने जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसका कारण सेकंड वेव है। और मैं देश को अभी बता रहा हूं, अगर वैक्सीनेशन इसी रेट पे चलता गया, मतलब आज के प्लान पे अगर आप चलें तो मई 24 में हिंदुस्तान की पूरी जनता का वैक्सीनेशन होगा। अगर इस रेट पे वैक्सीनेशन चलता गया तो थर्ड वेव आएगी, फोर्थ वेव आएगी, फिफ्थ वेव आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आपका वायरस बदल जाएगा, म्यूटेट कर जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि सरकार को और प्रधानमंत्री को कोरोना समझ ही नहीं आया है। कोरोना एक इवॉल्विंग, बदलती हुई बीमारी है। कोरोना काल में राहुल गांधी कोरोना से डरा रहे थे, आज एलएसी पर चीन के कब्जे का झूठ फैला रहे हैं। राहुल गांधी भारत में फोर्थ फिफ्थ वेव का डर दिखा रहे थे, लेकिन आज भारत में कोरोना की किसी भी लहर का डर नहीं है। वहीं चीन में त्राही मची हुई है, अस्पतालों में जगह नहीं है, कब्रिस्तान में लाइन लगी हुई है। आलम यह है कि चीन में लोग पीपीई किट पहनकर सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भारत में अब तक करीब पूरी आबादी को वैक्सीन की डोज लग चुकी है। 95 करोड़ से ज्यादा लोग पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं। 22 करोड़ से ज्यादा लोग बूस्टर डोज भी लगवा चुके हैं। अब सवाल है चीन के बारे में, चीन के अंदर की खबरें, चीन ने कितना कब्जा किया है, चीन में वैक्सीन कितनी लगी है, कितने डोज लगे हैं, कांग्रेस के लोगों को इसकी जानकारी कहां से मिलती है। 22 अक्टूबर 2021 का ये ट्वीट है। भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज पूरी कर ली थी। कांग्रेस ने इस पर भी सवाल उठा दिया था। हवाला चीन का दिया गया। 16 सितंबर को ही 80% चीनी आबादी वैक्सीनेटेड हो चुकी है। अब अगर 1.5 साल पहले ही चीन की 80% आबादी वैक्सीनेटेड थी, तो आज चीन कोरोना के कहर से क्यों करा रहा है? कांग्रेस को चीन पर भरोसा है, चीन के आंकड़ों पर भरोसा है, चीन के दावों पर भरोसा है, लेकिन अपनी सरकार पर सिर्फ सवाल, सवाल और सवाल। वैक्सीन स्ट्रेटजी के बारे में मैंने डायरेक्टली प्रधानमंत्री को बोला कि अगर हिंदुस्तान ने वैक्सीन स्ट्रेटजी नहीं ठीक लगाई, एक बार नहीं अनेक बार लोग मरेंगे।
एक वेव नहीं आएगी, 2 वेव नहीं आएगी, 3 वेव नहीं आएगी, 4 वेव नहीं आएगी, आती जाएंगी। तो सवाल इसी बात को लेकर है कि चीन का ये प्रोपेगेंडा आखिर भारत में क्यों फैलता है, और चीन की महामारी हो या फिर बॉर्डर पर लड़ाई की बात हो, क्यों सवाल खड़े किए जाते हैं और चीन का समर्थन किया जाता है। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नलिन कोहली, प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर गौतम भंसाली, इंचार्ज बॉम्बे हॉस्पिटल, मेजर जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल दुहन हमारे साथ हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो, पीयूष जोशी, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले शुरुआत कांग्रेस के साथ करना चाहूंगी और आपसे मैं सवाल ये करना चाहूंगी कर्नल साहब कि चीन का जो भी कुछ चीन के अंदर होता है वो भारत में कैसे पता चल जाता है, और चीन का ये समर्थन क्यों किया जाता है, विपक्ष नैरेटिव सेट क्यों करता है कि चीन हर मायने में, चाहे महामारी से लड़ाई हो चाहे बॉर्डर पर लड़ाई हो, चीन हमसे आगे है। थैंक यू सो मच प्राची फॉर मेरे को अपॉर्चुनिटी देने के लिए, एंड गुड इवनिंग टू ऑल द पैनलिस्ट, स्पेशली जनरल बख्शी साहब, एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। सबसे पहले तो जो आपने पूछा कि चीन में जो होता है वो इंडिया में कैसे पता चलता है, चीन में क्यों, पूरी दुनिया में जो होता है वो सबको पता चलता है, स्पेसिफिक चीन ही क्यों। आज का जो मीडिया है, आज की जो सैटेलाइट इमेजरी है, आज का जो युग है वो एक इंफॉर्मेशन युग है। इसको चीन के साथ लिमिट क्यों करना? क्यों, क्या हमें नहीं पता चल रहा कि आज रशिया में और यूक्रेन में क्या हो रहा है, कि आज यूएस में क्या हो रहा है, कि आज ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में क्या हो रहा है? क्या हमें नहीं पता चलता कि इराक में क्या हो रहा है, कि ईरान में क्या हो रहा है, कि इजराइल में क्या हो रहा है? एज फार एज आपने जो कोरोना की बात की, चीन आज भी कोरोना से ग्रस्त है और इंडिया में आज भी तकरीबन 4,500 कोरोना से पीड़ित है, और कल की संख्या तकरीबन 115 या 125 की लेटेस्ट संख्या है। तो अगर आप अपने चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रही है कि इंडिया के अंदर कोरोना खत्म हो गया है, तो नहीं खत्म हुआ। तो बात वो नहीं है कि किसने क्या बोला, बात ये है कि क्या वो सच शायद आप तक गलत तरीके से पहुंच गई। मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रही सर कि कोरोना हमारे देश में खत्म हो चुका है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रही, लेकिन कोरोना महामारी के वक्त में जिस तरीके की आफत मची हुई थी और जिस तरीके के बयान विपक्ष की तरफ से आ रहे थे, कंपैरिजन किया जा रहा था और चीन को हमसे अव्वल बताया जा रहा था, ऐसा क्यों? अब के हालात देख लीजिए, भारत में कंट्रोल्ड है सर, खत्म नहीं कंट्रोल्ड है। एग्जैक्टली तो प्राची, तो यू मस्ट, मतलब आप मेरी बात से सहमत होंगे कि किसी भी वाइब्रेंट हैपनिंग डेमोक्रेसी के अंदर सवाल सिर्फ और सिर्फ सरकार से ही पूछा जाता है। सवाल आम जनता से नहीं पूछा जाता, सरकार से पूछा जाता है। हमारी एक वेलफेयर स्टेट है, एंड अगर हमें देश के नागरिकों के लिए अगर सवाल पूछा है तो उसमें पूछने में कोई गलत नहीं है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होना चाहिए था। सरकार से नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? पूछिए आप अनिल जी, बिल्कुल पूछिए, लेकिन चीन से जब आप कंपैरिजन करेंगे और बार बार चीन को अव्वल बता देंगे, उस बात को लेकर सवाल था मेरा सर, और किसी बात को लेकर नहीं था सवाल। विपक्ष पूछे, लोकतंत्र में ये विपक्ष का अधिकार है। प्राची, आई एम सॉरी, चीन हमसे अव्वल है ये तो आपने अभी बोला, इससे पहले आपने नहीं बोला, और चीन से हमारा कोई कंपैरिजन भी नहीं। मैंने नहीं बोला सर, ये आपके नेता बार बार बोलते हैं, ये मैं नहीं बोलती हूँ। जब जिस वक्त कोरोना महामारी थी उस वक्त किस किस तरीके के बयान कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आए थे वो मुझे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, पूरे देश ने देखा था। खैर कोहली जी, मुद्दा अगर आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो आप वो भूल गए जब बालकनी पे खड़े होकर थालियां पीट रहे थे? आप वो भूल गए जब बोल रहे थे गो कोरोना गो? मुझे याद है रोहन जी, लेकिन आप शायद मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे सर। उस वक्त भी चीन को बेहतर नहीं बता रहा था कोई भी देशवासी या कोई भी सत्तारूढ़ दल का आदमी। चीन को बेहतर आप लोग बता रहे थे। आप कह रहे थे कि चीन में देखिए आधी से ज्यादा जो जनसंख्या है वो वैक्सीनेटेड हो चुकी है। आप लोग बेहतर बता रहे थे। अब देख लीजिए भारत में वैक्सीनेशन का क्या आंकड़ा है और भारत में कोरोना का क्या आंकड़ा है, कंपैरिजन कर लीजिए। ये मेरा सवाल। हाँ तो अच्छा है ना, सरकार जागी, सरकार ने वैक्सीनेशन करवाया तो इट्स गुड ना। मतलब व्हाट इज रॉन्ग, इसमें गलत क्या है? मैं इसे गलत नहीं कह रही सर, चीन से कंपैरिजन को गलत कह रही हूँ। आप दोनों बातों को मिक्स मत करिए। चीन से कंपैरिजन को मैं गलत कह रही हूँ। कोहली जी, ये जिस तरीके से चाहे चीन में महामारी की बात हो, चाहे फिर बॉर्डर पर लड़ाई की बात हो, तनातनी की बात हो, आप जो भी कुछ कहते हैं उस पर यकीन क्यों नहीं कर पा रहा विपक्ष? ये तो उनको ही जवाब देना पड़ेगा, और हम जो सवाल उठाएंगे उसका भी जवाब उन्हीं को देना पड़ेगा।
अभी पीछे संसद में गृह मंत्री अमित शाह जी ने कई महत्वपूर्ण विषयों को संसद पे रखा जो देश के सामने आई हैं। ये तो हमें पता है कि कांग्रेस पार्टी के 50-55 साल जो भी राज में रहे और नेहरू जी के ज़माने से चीन के साथ कितनी ज़मीन हमने खोया, कई हज़ारों, मतलब 37-40 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर है अक्साई चीन और ये सब इलाके। कई बार उनकी जो रुख रहा है भारत के प्रति कोई अच्छा नहीं रहा, लेकिन इस पर चुप्पी रही। प्रश्न उठाया जो गया कि राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी ट्रस्ट हैं, इनकी दो संस्थाएं जो नेहरू गांधी परिवार से जुड़ी हुई हैं। 2008 के आसपास चीन से इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए करीब फॉरेन रेगुलेशन एक्ट के नीचे तहत लिया। अब ये लिया इन्होंने इंडिया और चाइना, हिंदुस्तान और चीन के रिश्तों के ऊपर में एक पेपर देने के लिए। तो गृह मंत्री जी ने ये सवाल उठाया, भाई ये जो रिश्तों की बात कर रहे थे पहले क्या जरूरत पड़ी, और अगर रिश्तों पे कर रही थी तो ये क्यों नहीं आपने बताया, उस पर कोई शोध किया, कोई रिसर्च किया कि कैसे जमीन जो है चीन के कब्जे में आ गई। 37,000 स्क्वायर किलोमीटर तो सिर्फ अक्साई चीन में है। कई जो हमारे पोस्ट खत्म हुए, क्यों हमारे मुख्यमंत्री जो देश के अरुणाचल के मुख्यमंत्री हैं उन्हें वीजा नहीं दिया जा रहा था उनके जमाने में, या जब रोड्स बनती थी तो क्यों बंद किए जाते थे जब चीन उसका विरोध करता था। तो ये दो अलग अलग परिस्थिति है। जब गलवान में हमारे वीर सैनिक लड़ रहे थे, शहादत दे रहे थे देश के लिए, उस समय चीन के लोगों को और उनके एम्बेसी के लोगों को खाना खिलाया जा रहा था, उनसे बातचीत चल रही थी। तो कांग्रेस पार्टी हर समय चीन पर कोई विशेष इनका ध्यान रहता है, जानकारी भी इनके पास विशेष होती है, सवाल भी जो हमेशा हमारे सैनिकों से पूछेंगे, देश से पूछेंगे, सरकार से पूछेंगे। बात सवाल पूछने का नहीं है, लोकतंत्र में सवाल पूछना बिल्कुल इनका अधिकार है, लेकिन ये लगातार जब एक पैटर्न देता है तो मंशा के ऊपर में प्रश्न उठेंगे और ये जवाबदेही देना पड़ेगा, क्योंकि सवाल पूछना ही नहीं, सवाल के पीछे कारण क्या है, मंशा क्या है, उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब चीन को लेके कांग्रेस पार्टी इन सब बैकग्राउंड में सवाल पूछना शुरू करती है। ठीक, डॉक्टर गौतम, अगर हम कोरोना की बात करें तो कोरोना महामारी में किस तरीके के हालात इस देश में हो गए थे और उस वक्त किस तरीके से इसे कंट्रोल करने की कोशिश सरकार ने की थी, वो हम सबने देखा था। अगर हम आज का कंपैरिजन करें, क्योंकि एक बार फिर से चीन कोरोना की वजह से करा रहा है, वहां अभी भी कई लोगों की जान जा रही है, भारत का अगर कंपैरिजन करें तो हम कितने बेहतर हैं और कितने कंफर्टेबल सिचुएशन में हैं इसे डिफीट करने में? जी प्राची जी, जहाँ तक कोरोना काल की बात है, इसके जिस तरह से हैंडल हमारी कंट्री ने किया गया, मैं आपको थोड़ा सा आंकड़ा देना चाहता हूँ। 2-3 जो एक्सपर्ट भी यहाँ पे पॉलिटिकल एक्सपर्ट बैठे हैं, मैं उनको भी थोड़ा बताना चाहता हूँ। मैं उनकी 1-2 बात से डेफर करता हूँ, मैं एग्री नहीं करता हूँ। कोविड काल के टाइम में हिंदुस्तान ने ये प्रूव किया है कि जो हिंदुस्तान पहले हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल सेवा के अंदर सबसे पीछे चलता था, और अमेरिका, इटली, चाइना, वो लोग हमेशा इस बात का दम भरते थे कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में वो नंबर 1 है वर्ल्ड के अंदर। कोविड टाइम ने ये प्रूव किया कि हिंदुस्तान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या हेल्थ केयर के अंदर नंबर 1 साबित हुआ है कोविड टाइम के अंदर। कोविड टाइम के अंदर हमारे देश में जिस तरह से कोविड टेस्टिंग हुई, जिस तरह से हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने जो एक तरह का प्रॉमिसिंग काम करके दिखाया, चाहे वो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जनता कर्फ्यू का आह्वान था, चाहे वो थाली बजाने का आह्वान था, चाहे वो कोविड टेस्टिंग को लेके था, चाहे वो फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, चाहे वो ऑक्सीजन सप्लाई का था, चाहे वो हमारे यहाँ पे बेड मैनेजमेंट का था, चाहे वो हमारे यहाँ पे रेमडेसिविर जैसी दुर्लभ दवाएं जो अवेलेबल नहीं थी हमारी कंट्री में और बाद में बहुत ही जल्दी रेडी बना दी गई थी। बहुत सारी हमारी हिंदुस्तानी कंपनियों को बोला गया था, उन्होंने रॉ मटेरियल मंगवा करके जल्दी रेमडेसिविर जैसी दवाएं भी बनाई थी। जिस तरह से डॉक्टर्स ने बढ़ चढ़ के हमारी कंट्री में काम किया था, और उसके बाद जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारी कंट्री में हुआ, वो बाकी सब लोग, इवन काफी बड़े बड़े एक्सपर्ट उस बारे में बता रहे थे कि जो स्पीड से वैक्सीनेशन हमारी कंट्री में चल रहा है, उस स्पीड से वैक्सीनेशन अगर होता गया तो कम से कम 24 साल लगेंगे हमारी कंट्री में वैक्सीनेशन पूरा होने में। लेकिन सिर्फ सवा साल के अंदर 95 करोड़ से ज्यादा लोगों को डबल डोज लग चुका है, 22-25 करोड़ के ज्यादा लोगों को हमारे यहाँ पे बूस्टर डोज भी लग चुका है। और इसके अलावा हमने बाकी बहुत सारी कंट्री में वैक्सीन सप्लाई किया। मेक इन इंडिया वैक्सीनेशन हमारे यहाँ कंट्री में भी वैक्सीन बनाया गया हमारे यहाँ की कंपनियों को, जबकि बहुत, मैं कहना नहीं चाहिए, बट बहुत ही बाहर की कंपनियों के प्रेशर भी थे कि उनकी कंपनी को इंपोर्ट किया जाए, जैसे फाइजर है, मॉडर्ना है, उनको इंपोर्ट किया जाए, हमारी कंट्री में उनका वैक्सीन मंगवा करके लगाया जाए। लेकिन हमारी कह सकता हूं कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, उनकी विल इतनी अच्छी थी, विल पावर इतना अच्छा था
कि हमारी ही यहाँ के लोगों, मेक इन इंडिया के हमारे इंडियन कंपनी ने इतने अच्छे वैक्सीन बनाए कि हमने यहाँ से वैक्सीन एक्सपोर्ट किए, बाहर की कंट्रियों को भी वैक्सीन वगैरह लगे। सो कोविड काल में हिंदुस्तान ने ये प्रूव किया कि वो न केवल चाइना, हम अमेरिका, यूरोप, इटली, बाकी सब कंट्रियों से भी कई गुना ज्यादा अच्छे हैं, कई गुना ज्यादा हम लोग इस तरह की जो कोविड या और भी मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर कम से कम उसको भारत टैकल में है करने में हेल्थ जिस का, तरीके से ये हिंदुस्तान एग्जांपल ने हमने काम सेट किया किया। वो बाकी सब कंट्रियों मेहमानों से के पास ज्यादा जाऊं। आगे। अनिल जी, अब शायद आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे सर, मैं क्या पूछ रही थी। मैं यही पूछ रही थी कि भारत जिस तरीके से कोरोना में भारत ने फाइट किया और भारत ने वैक्सीनेशन ना सिर्फ लेकर आया बल्कि तेजी से ज्यादा लोगों तक हमने पहुंचा दी है। उस वक्त भी चाइना से कंपेयर करके सवाल उठे थे, आज भी जब एलएसी पर तनातनी हो रही है तो भी चाइना का ही नैरेटिव यहां पर सेट किया जा रहा है। इसके पीछे क्या है सर? नहीं, आप स्टिल नॉट, ये कोरोना का सवाल आप पूछ रहे हैं कि आप मतलब व्हाट इज योर क्वेश्चन? आस्क मी अगेन प्लीज। देखिए अनिल जी, मेरा सवाल साफ है। मैं सवाल चीन को लेकर पूछ रही हूं। चाहे मुद्दा कोई भी हो, एक्सपेक्ट कोई भी हो, जब जब चीन का मसला इस भारत में आता है तो कुछ लोग हैं जो चीन को भारत से ऊपर बताने लगते हैं, चीन के हर एक कदम को बेहतर बताने लगते हैं, चाहे वैक्सीनेशन का मामला हो, चाहे एलएसी पर तनातनी का मामला हो। आई डोंट नो, मैंने तो ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं पढ़ी जहां पे चीन को भारत के ऊपर किसी ने बताया हो या बॉर्डर टेंशन में कोई ऊपर बताया हो। आई हैव नॉट रेड एनी स्टेटमेंट। इफ यू कुड, अगर आप स्टेटमेंट पढ़ के बता दें प्लीज। अनिल जी, राहुल गांधी ने क्या कहा था? चाहे आप कोरोना का मसला ले लीजिए, चाहे आप एलएसी का मसला ले लीजिए, आज के परिप्रेक्ष्य की बात करूं तो कह रहे हैं भारतीय सेना पिट रही है। कोरोना के परिप्रेक्ष्य की बात करूं तो आप ये बयान उस वक्त दे रहे थे, आपकी पार्टी ये बयान दे रही थी कि 16 सितंबर तक चीन में 80% वैक्सीनेशन हो गई है और भारत पिछड़ गया है। ये स्टेटमेंट। ओके, तो हालत ये है कि 15 जून 2020 से लेकर और आज तक ये हकीकत है कि जो जमीन हमने गलवान में खोई है वो हम 1 इंच वापस नहीं ले पाए। ये एक हकीकत है। ये एक हकीकत है कि 15 जून 2020 से लेकर और आज तक हमारी देश की सरकार का नेतृत्व किसी भी फोरम में आज तक चाइना का नाम नहीं ले सका है। चाइना का नाम लेने से वो थर-थर कांप उठता है। ये एक हकीकत है। ये एक हकीकत है कि 2020 से लेकर और आज तक जो चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट इंडिया के अगेंस्ट हुआ है वो तकरीबन 65% हुआ है। ये एक हकीकत है। ये एक हकीकत है कि हमने लाल शर्ट पहन के जब उनसे हाथ मिलाया तो उसके कुछ ही दिन बाद अरुणाचल में ये कांड हो गया। ये एक हकीकत है। तो ये देखिए, पार्लियामेंट में अटैक हुआ, बीजेपी सरकार थी। कारगिल हुआ, बीजेपी सरकार थी। गलवान हुआ, बीजेपी सरकार थी। अगर मैं कहूं, मेरा सवाल था कि वहां पर सरकार के स्टेटमेंट को आप लोग क्यों नहीं सच मानते हैं? चीन जो बोलता है वो क्यों सच मानने लगते हैं? नहीं, देखिए, अब मैं कहूं आपसे कि इसके पीछे बीजेपी का हाथ। कह सकते हैं सर, आप कुछ भी कहें। मेरा तो आपसे सवाल था, आप कह सकते हैं, आप कुछ भी कहें। मैं तो विपक्ष को लेकर सवाल पूछ रही थी। खैर, मैं मेजर जनरल जीडी बख्शी के पास ये एक हकीकत है कि जब हम सवाल पूछ रहे हैं, जब हम इस चीज को डिबेट कर रहे हैं तो एक उस चीज का लेवल और गरिमा बनाए रखें हम लोग। बिल्कुल सर, गरिमा बनाए रखें। जीडी बख्शी जी, चाइना की जब जब बात आती है तो जब तब चाइना को बेहतर बता देना और इस तरीके की बयानबाजी करना, क्या ये डीमोलराइजेशन नहीं है? चाहे हम सरकार की बात करें, चाहे हम सेना की बात करें। चलिए, आपको याद तो आई कि मैं भी इस प्रोग्राम में मौजूद हूं। थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग मी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि किसी भी परिपक्व प्रजातंत्र में वो जो है एक समन्वय होता है, एक बाईपार्टिजन कंसेंसस होता है, स्पेशली जबकि एक दुश्मन देश, एक एंटागनिस्ट देश, एक एडवर्सरी मुल्क का सवाल है, सीमा पर झड़पों का सवाल है, तो एक बाईपार्टिजन कंसेंसस होता है। हमारे आपस में जो भी वैर वैमनस्य हो वो हम ऐसे मुद्दों पर उसको नहीं उछालते, हम एक आवाज में बोलते हैं। बड़ी अफसोस से कहना पड़ेगा कि भारतवर्ष में हम बिल्कुल ये नहीं देखते। नंबर एक। जहां तक सवाल है चाइना पे क्रिटिसिज्म का,
मैं एक बार फिर कहता हूं कि एज एन ऑपोजिशन उनको पूरा हक है एक प्रजातंत्र में कि वो क्रिटिसाइज करे, बट ऑन इश्यूज लाइक चाइना, पाकिस्तान, टेररिज्म, ये जो क्रिटिसिज्म है ये एक तो कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए और दूसरा इट हैज टू बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स. इट कैनॉट बी शूट एंड स्कूट नैरेटिव्स, राइट? इट हैज टू बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स. एंड आई एम सॉरी, अब जैसे कि लेट्स वाई गो वेरी फार, अब इतिहास में ना जाएं, लेट्स स्टार्ट विद व्हाट हैज हैपेंड नाउ. राहुल गांधी जी ने दो जो है मुद्दे उठाए हैं. एक कि हमारी सेना पिटी है. एक तो इस शब्दावली से किसी भी सैनिक को ऑब्जेक्शन होगी. हमारी सेना, मैं नहीं समझता मार खाई है, पिटी है, दुम दबा के अपनी टांगों के बीच आई है. हमारी सेना ने जो भी ऑफिशियल वक्तव्य है उनको अगर आप नहीं मानना चाहते आप छोड़ दीजिए. बहुत सारे सोशल मीडिया पे वीडियोस घूम रहे हैं जो बड़ा क्लियरली दिखाते हैं किसने किसको पीटा. अगर हमारे 6 लड़के घायल हुए हैं जी, तो चीन के कम से कम 20 और 30 के बीच में आंकड़ा बताया जा रहा है कि साहब घायल हुए हैं. नंबर 1. नंबर 2, हमारे पास डॉक्यूमेंट्री विजुअल वीडियोग्राफिक एविडेंस है कि वो चीन के सिपाही 300 की तादाद में आए, मारपीट हुई, डंडा वगैरह चले, लाठियां चली और बेसबॉल बैट्स बाउंड विद बार्ब्ड वायर दोनों तरफ से चले, टेसर गन्स भी चली और फिर चीनी सैनिक पीछे हटे. वो हटते हुए वीडियोग्राफिक एविडेंस है. तो ये कहना कि साहब हमारी फौज पिट गई, मार खा गई, उसकी धज्जियां उड़ा दी गई, ये आई थिंक दिस इज नॉट पार फॉर द कोर्स. नंबर 1, मैं बड़ी दबी आवाज में कह रहा हूं, आई डोंट थिंक इट इज फैक्चुअली करेक्ट एंड इन सच सेंसिटिव मैटर्स वी मस्ट बी फैक्चुअली करेक्ट. दूसरा, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि साहब चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे. और दैवयोग की बात है कि उन्हीं दिनों हमारी एयरफोर्स की 15 और 16 दिसंबर को बड़ी भारी ईस्टर्न एयर कमांड की एक्सरसाइज चली है जिसमें कि हमारे राफाल, हमारे मिराज, हमारे सुखोइज, हमारे जो अटैक हेलीकॉप्टर्स, हमारे चिनूक हैवी हेलीकॉप्टर्स, हमारे जो हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जो हमारे S-400 मिसाइल सिस्टम्स हैं, वो सब टेस्ट किए गए. वो सब दे वर पुट टू द टेस्ट एंड उनका प्रदर्शन किया गया. एक सिग्नलिंग की गई चाइना को, thus far and no further, you should be prepared for what will follow. जी, ठीक है साहब. तीसरी चीज, हमने उसी टाइम अपना जो अग्नि 5 मिसाइल है, जो एनहांस्ड रेंज अग्नि 5 मिसाइल ऑफ 7,500 किलोमीटर रेंज, जो कि बीजिंग को धज्जियां उड़ा सकता है जी, उसका हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने उसके टेस्ट किए, उसके ट्रायल किए. सो ऑल दिस इज क्वाइट इंडिकेटिव कि साहब हम भी तैयार हैं. द फैक्ट दैट अगर चीन 300 की स्ट्रेंथ में वहां पे चढ़ आया तो वहां पहले हम भी मौजूद थे और हमारी रीइंफोर्समेंट्स भी पहुंच गई. और हमारे जो आपके, ठीक है मेजर जनरल जी बख्शी जी, मैं आपको बीच में इसलिए रोक रही हूँ सर, चूंकि वक्त मेरे पास ब्रेक का हो गया है, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं, आपने जो है एक तो मेरे को लास्ट में बुलाया है, आप भूल गई कि मैं इस प्रोग्राम में हूं. अगर नहीं आप नहीं मुझे सर, ऐसा चाहती बिल्कुल नहीं है, चूंकि सवाल कांग्रेस से पूछा जा रहा था इसलिए मैं कांग्रेस से सवाल पूछ रही हूं. माफी चाहूंगी सर. आपत्ति है मेरे बोलने से? नहीं जीती बख्शी साहब, मुझे बिल्कुल आपत्ति नहीं है सर. मैं माफी चाहूंगी इस बात के लिए कि मैं आपके पास देर से आई, लेकिन ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक से वापस लौटूंगी. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका. कुरुक्षेत्र देख रहे हैं आप. पीयूष जोशी जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपका कमेंट नहीं आ पाया था सर, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि चीन कुछ भी करे उसे बेहतर दिखाने का जो ये प्रोपेगेंडा इस देश में चल रहा है, ये कितना घातक है और ये क्यों अपने ही देश को क्यों नीचा दिखाते हैं बार बार? आप सरकार से सवाल पूछिए, आपका अधिकार है. देखिए, बात तो बिल्कुल सही है कि एक ट्रस्ट पड़ेगा. आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी 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 पीयूष जी बोलिए. मुझे थोड़ा सा इंटरप्शन आ रहा है. हाँ जी, तो मेरा ये कहना है कि एक ट्रस्ट डेफिसिट है. ट्रस्ट डेफिसिट तो गवर्नमेंट को ब्रिज करना पड़ेगा. और ये ट्रस्ट डेफिसिट क्यों आया है विपक्षी दलों में और सरकार के बीच में, ये सरकार को सोचना पड़ेगा. पहले भी सर्वदलीय मीटिंग्स हो जाया करती थी. रक्षा मंत्री
विपक्ष के कुछ बड़े नेताओं को साथ में लेके और सारी स्थिति समझा देते थे जो समझाने लायक है, जो बाहर नहीं भी बोलना है, तो वो ट्रस्ट डेफिसिट एग्जिस्ट नहीं करता था। पर ये भारतीय जनता पार्टी के साथ में थोड़ा ट्रस्ट डेफिसिट तो सबके साथ में है ही। दूसरा एक बात जैसी रही है कि हमारे डॉक्टर साहब बंसाली जी ने बोला है कि भाई कोरोना को काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया, ठीक ठाक हैंडल किया, पर सेकंड वेव में वी हैव बीन फाउंड वांटिंग। तो ये बात तो हमें मानना पड़ेगी कि हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कई सारी कमियां रही और हमें उन्हें ठीक करना पड़ेगा। एक जो मेजर डिफरेंस मुझे लगता है चाइना और इंडिया के बीच में, वो वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी को लेकर रहा। हमारा जो वैक्सीनेशन रहा वो बहुत अच्छा रहा। दूसरा ये रहा कि चाइना की जो वैक्सीन थी साइनोवैक, वो साइनोवैक बिल्कुल भी ठीक तरीके से काम नहीं किया, क्योंकि ये मिडिल ईस्ट में आप देखेंगे कि भाई जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज थी, यूएई थी, सऊदी अरेबिया थी, इन्होंने इनिशियली साइनोवैक से वैक्सीनेट किया था। और जब साइनोवैक से वैक्सीनेट करने के बाद में वहां पे कोरोना के इंसिडेंसेस बढ़ने लगे, तो फिर उन्होंने जाके फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन को उन्होंने वहां पे लाया। तो हमारी जो वैक्सीन है वो कोविड से जूझने में काफी कारगर सिद्ध हुई है, इस बात में कोई शक और शुबा नहीं है। जी। रही बात पॉलिटिकल लीडरशिप की या पॉलिटिकल लीडरशिप की विल की, तो डेफिनेटली जब भी कोई नेशनल इमरजेंसी आती है तो पूरे देश को एक साथ खड़ा होना चाहिए, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो आपदा हो, चाहे वो किसी भी विरोधी देश का आक्रमण हो। एक बात जो, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैं आम आदमी पार्टी का समर्थक रहा हूं, तो एक बात, और एक चिकित्सक भी हूं पेशे से, तो मेरा यह कहना है कि भाई जब आम आदमी पार्टी ने एक बात अरविंद केजरीवाल जी ने रखी है कि हमें सीक्वेंशियल ऐसे मेजर्स लाना चाहिए जिससे कि हम जो चाइना से इंपोर्ट है उसको धीरे धीरे करके कम कर सकें, और एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के मामले में कि भाई जो भी प्रोडक्ट्स हम इंपोर्ट करते हैं उसको देश में बनाने की और बढ़ाने की, ये सलाह उसका हो सकती प्रोडक्शन है, बनाने की लेकिन स्ट्रेटेजी को मेरा आगे जो सवाल था वो इसी बात को लेकर था कि अपने देश को सलाह पीछे है। रख के चाइना को आगे रख के हर बार बयान देना, ये राजनीति कहां तक ठीक है, इस बात को लेकर मेरा सवाल था। लेकिन आपने एक पॉइंट उठाया, मैं कोहली जी से, ट्रस्ट डेफिसिट है, मैं कोहली जी से इस बात का जवाब लेती हूँ। कोहली जी, जो बात अभी पीयूष जोशी जी कह रहे हैं कि आप लोग विश्वास में नहीं ले पाते, अगर विपक्ष के मन में कोई सवाल है चीन को लेकर, कोरोना को लेकर, तो वो आप ही से पूछेंगे, तो आपको ये जवाब तो देने होंगे ना कि ये कह देना होगा कि राजनीति है। मैं आ रही हूं जीडी बख्शी जी आपके पास भी। कोहली जी, मैंने अपने प्रोग्राम के प्रथम कमेंट्स में आपसे कहा था प्राची जी कि प्रश्न के पीछे मंशा वो भी उतना ही प्रासंगिक या रेलेवेंट है। प्रश्न पूछना अपने आप में अकेला एक अधिकार नहीं है। प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं, किस मंशा से पूछ रहे हैं, वो भी जरूरी है। क्योंकि अगर वो मंशा ही ठीक नहीं है तो प्रश्न का जो मर्जी आप जवाब दीजिए, जवाब से मतलब ही नहीं है। ये तो प्रश्न से मजाक उड़ाने का या प्रश्न से सवाल उठाने का, प्रश्न से राजनीति करने का एक मंशा है। अब आपको मैं उदाहरण देता हूं। बालकोट में वायुसेना ने पाकिस्तान में जो आतंकवादियों का एक ट्रेनिंग सेंटर था उसे बर्बाद किया, ये फैक्चुअल है। कांग्रेस ने प्रश्न उठाए, उनके कितने नेता ने पूछे, एक ने कहा पेड़ गिराने गए थे या आतंकवादियों को मारने, इसका सबूत हमें दीजिए। नहीं आप सबूत दीजिए, नहीं तो झूठ बोल रहे हैं। तो ना देश के सरकार, ना सेना या वायुसेना की बातों पर एतबार था, लेकिन प्रश्न तो पूछ रहे थे ना। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मतलब इस प्रश्न का क्या जवाब देंगे जब आपका एतबार ही नहीं है और आप कहते नहीं जी मुझे एतबार दिलाइए। देश को एतबार है, सरकार के ऊपर, आर्मी के ऊपर, चलिए सरकार राजनीतिक है, हटा दीजिए। मोदी जी से आप घृणा करते हैं, मान लीजिए, उनको नीच बुलाएंगे, कुछ भी बुलाएंगे, वो आपकी एक पर्सनल व्यक्तिगत घृणा है, उनसे आप जलते हैं, चिढ़ते हैं, जो भी हो, तो आप उनके लिए शब्दावली करते हैं। लेकिन सेना से क्या दुश्मनी? अब वो मैं उस बात पे आगे बढ़ जाता हूं। राहुल गांधी जी कहते पिटे, किसने पीटा? सबूत जो है, अभी जनरल साहब ने भी खुद कहा, सबूत जो है सोशल मीडिया पे घूम रहा है, कौन पिटा? लेकिन आप कह रहे हैं नहीं जी पिटा से हमारा। तो अब आप कहते हैं कि हमने आपकी पिटाई हुई, इसका जवाब दीजिए हमें। सवाल क्या प्रासंगिक है, सवाल का मंशा क्या है? इसीलिए सवाल अपने आप में नहीं है, गंभीर होते, लोकतंत्र में विश्वास करते, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को चाहते, तो इनके सवाल भी उसी मंशा से आते। तो मुझे लगता है ये अपने आप को, मैंने आपको 2 उदाहरण दिए जिससे स्पष्ट होते हैं, और कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। अनिल जी, ये उदाहरण तो अभी जीडी बख्शी साहब भी दे रहे थे और ये उदाहरण कोहली जी भी दे रहे हैं कि चलिए ठीक है, आपको सरकार पर यकीन नहीं है, आपको किसी राजनीतिक बयान पर यकीन नहीं है, आपको रक्षा मंत्री पर यकीन नहीं है, लेकिन वीडियो पर तो यकीन करिएगा ना, आंकड़ों पर तो यकीन करिएगा ना, चाहे कोरोना के हो, चाहे ये एलएसी का मामला हो। मैडम बिल्कुल यकीन करना चाहिए। अगर आप अपना ध्यान 2020 में ले जाएं,
20 जवानों की शहादत का पता सोशल मीडिया से पता चला, ना कि सरकार से। अरुणाचल में क्या हुआ 9 दिसंबर को, इसका पता सोशल मीडिया से पता चला, ना कि सरकार से, और वो भी तब जब पार्लियामेंट सेशन में थी। अगर सरकार इस चीज की हामी नहीं भरती, अगर सरकार इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती कि हाँ ऐसा हुआ, अगर सरकार तब तक चुप रहती है जब तक कि वो चीज सोशल मीडिया पे ना आ जाए, तो आप मुझे बताइए, चाहे विपक्ष हो चाहे कोई भी हो, क्या कारण है कि इस चीज पे विश्वास किया जाए कि भाई जो अब बताया जा रहा है वो सही है? लेकिन वो बयान क्या सही है जो राहुल गांधी जी दे रहे हैं? मैडम वो सुनिए वीडियो ना, तो देख रहे हैं ना आप लोग। आप चलिए, मैंने आपसे यही कहा, आप सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन आप जो वीडियो देख रहे हैं जिसमें हमारी सेना कैसे बहादुरी से मुकाबला कर रही है, ना सिर्फ मुकाबला कर रही है बल्कि चीनी सैनिकों को खदेड़ भी दिया है, आप उस वीडियो के लिए कह देंगे कि हमारे सैनिक पिट रहे हैं? बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं। 15 जून 2020 के बाद 19 जून को हमने टीवी पे देखा, जब हमें यह बताया गया कि देश में ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा हुआ है, और ना ही किसी ने हमारी कोई जगह ली हुई है। उसके बावजूद कोई घुसा नहीं, कोई आया नहीं, कोई गया आया कुछ नहीं, 20 हमारे शहीद हो गए। ठीक है, हम अपने पुराने एरियाओं में पेट्रोल कर नहीं सकते, वहां से हमें खदेड़ दिया गया है। 16 डिसएंगेजमेंट मीटिंग्स हो चुकी हैं। अरे जब कोई घुसा ही नहीं था तो डिसएंगेजमेंट किस चीज का हो सर, आप रहा है? हर बात पर जवाब दे रहे हैं, मुझे राहुल गांधी जी के बयान पर जवाब नहीं दे रहे हैं, ना ही कोरोना पर जो कांग्रेस का स्टैंड था आप उस पर भी जवाब नहीं दे रहे हैं। आप सवाल पूछिए, लेकिन आपको यह अधिकार किसने दिया कि आप डीमोरलाइज कर देंगे सेना को और सरकार के एक्शंस को भी? मैडम मेरी बात का यकीन मानिए, सेना का मनोबल ऐसा नहीं है कि तेज हवा चली और वो गिर तो गया। आप कुछ भी बोल देंगे? आप देश के सम्मानित नेता हैं, मैडम नहीं बोलेंगे सेना के लिए? जब 20 जवान शहीद हुए थे 2020 में, तो ये कहा गया था शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। ठीक है, मैं इस बात का जवाब मुझे लगता है बेहतर आपको जीडी बख्शी साहब ही दे पाएंगे। जीडी बख्शी जी, जो बात अभी कह रहे हैं अनिल गोवन जी कि सेना जो है, सेना का मनोबल कोई इतना हल्का नहीं है कि एक हवा चली और मनोबल टूट गया, ऐसा है क्या? ऐसे बयान क्या फर्क नहीं डालते हैं? नहीं, देखिए, सेना का मनोबल चट्टान है, इतनी जल्दी विचलित नहीं होगा, लेकिन विचलित करने की कोशिश क्यों की जाए? मैं समझा नहीं। जबकि एक एंगेजमेंट में, एक एनकाउंटर, एक झड़प में क्लियरली हमारी फौज हावी रही है, क्लियरली चीन पीछे हटा दिया गया है, धकेल दिया गया, क्लियरली जो है वो हाइट जो 17,000 की पकड़ना चाह रहा था यंगसे में, वो नहीं पकड़ सका। फिर उसके विपरीत बयान नेशनल लेवल पे एक नेशनल लेवल पॉलिटिशियन क्यों दें? यू सी, क्रिटिसिज्म आप करें जरूर, इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑपोजिशन टू क्रिटिसाइज, बट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। जैसे कि नलिन कोहली जी कह रहे थे कि इट इज नॉट क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, इट इज नॉट क्रिटिसिज्म फॉर स्कोरिंग ब्राउनी पॉइंट्स, एंड देन इट कांट बी बेस्ड ऑन फैक्चुअल अनट्रूथ, स्पेशली जबकि एक दूसरा देश, एक विपक्षी देश इन्वॉल्व है। तो हम ये दिखा रहे हैं कि साहब हमारी चीन से ज्यादा पटती है सिवाय अपनी सरकार के, ये तो थोड़ी फिर ज्यादती हो जाती है। और देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अगर सरकार को अपोज करना चाहते हैं तो ठोस मुद्दों पे अपोज करें, प्रिंसिपल्स पे अपोज करें, कंस्ट्रक्टिव सुझाव दें। मसलन की ये जो 1993 की पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट में ये जो क्लॉज डाला गया था कि हथियार नहीं इस्तेमाल किए जाएंगे, किसके टाइम में ये आया था? ये आया था साहब आपकी कांग्रेस की सरकार के दौरान। ये सबसे ज्यादा हैमस्ट्रिंग कर रहा है। हमारे पुराने सिपाहियों की सोच में तो ये है साहब कि हमको एक बार चीन के लिए कीमत बढ़ानी पड़ेगी, उनकी लाशें बिछानी पड़ेंगी। और जैसे कि 1997 में हमने किया था, जनरल सगत सिंह ने किया था कि कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, कोई कुंगफू कुश्ती बॉक्सिंग नहीं करेगा, आपको सरकार ने हथियार दिए हैं, एमुनेशन दिया है, इस्तेमाल करिए जी। और हमने साहब कोई 750 इनके मारे और घायल किए थे, और साहब फिर हमको 30 साल शांति पेरी पूरी।
यू आर नॉट इंक्रीजिंग कॉस्ट। ये आप अगर इस टाइप की कोई डिस्कशन करें तो ठीक है साहब, जायज भी है कि ये सिद्धांतों पे है कि आपका जो बनाया हुआ ये जो अकॉर्ड में जो क्लॉज है कि साहब हथियार इस्तेमाल नहीं होंगे। अरे साहब, दूसरा बेसबॉल बैट में कील लगा के, कंटीली तार लगा के, वो टेसर और मेसर इलेक्ट्रिक गन्स का इस्तेमाल करके, नुकीले पत्थरों की बरसात करके वो तो जानलेवा हमले कर रहा है। और आप कह रहे हैं कि साहब नहीं, ये जो है ये बिल्कुल बरकरार रखेगा, हमारी फौज इसके ऊपर अमल करती जाएगी चाहे दूसरी साइड करे ना करे। आप ऐसे मुद्दे उठाइए ना, तो फिर लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे। और ये तो क्योंकि आपका बनाया हुआ है ये तो बिल्कुल सर, ये जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अकॉर्ड ये तो कांग्रेस के जमाने का है। विरोध करने के लिए विरोध अगर नहीं ये होना आउट चाहिए। ऑफ डेट हो चुका है, जी जी जी, सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। नहीं, पॉइंट्स होने चाहिए। क्या मतलब ठोस पॉइंट होने चाहिए, पॉइंट होने चाहिए। बेस्ड ऑन फैक्ट्स। ठीक है सर, मेरे दूसरे पैनलिस्ट भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं Based on गौतम fact. बंसाली जी आपके पास आऊं। पीयूष जी जल्दी से अपनी बात को कहिएगा, चूंकि फिर समय समाप्त हो रहा है। ये जो बात अभी जीडी बख्शी साहब कह रहे हैं कि देखिए सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध क्यों करते हैं आप लोग, आप फैक्ट्स पर बात करिए, सरकार से ऐसी बात करिए जिससे आप चाइना को हर मायने में डिफीट करने की बात करें, लेकिन कोविड पर भी भ्रम फैलाएंगे और आप भ्रम फैलाएंगे एलएसी पर भी। नहीं देखिए, कोई भ्रम नहीं है। मेरा सिर्फ सीधा सा कहना है, आपने मेरा पुराना स्टेटमेंट रिविजिट कर लीजिए, मैंने तो कहीं भी भ्रम फैलाने की बात नहीं की है। एक छोटे से ट्रस्ट डेफिसिट की बात की है, तो नलिन कौली जी बहुत ही वरिष्ठ और सम्माननीय प्रवक्ता भी हैं और वकील भी हैं। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि भाई कोई भी इंटरनेशनल पॉलिसी फॉर्म करने के पहले विपक्ष के जो प्रमुख विपक्षी दल हैं उनको बुला के बिठा के और एक बार एक बंद कमरे में बात कर लीजिए उनके टॉप लीडरशिप से लाके। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगी और ये सब प्रकार के प्रश्न वगैरह भी आना बंद हो जाएंगे जैसा पहले होता था। आजकल उसकी जो इंसिडेंस है वो काफी कम हो गई है। बहुत ही छोटी सी बात है और मेरे ख्याल से पूरे देश का विपक्ष जिम्मेदार विपक्ष के रूप में सरकार के साथ में खड़ा है। किसी भी इंटरनेशनल या प्राकृतिक मुझे लगता है इस पर जवाब कोहली जी आपका चाहिए। ये जो कह रहे हैं बार बार पीयूष जोशी जी कि आप विश्वास में ले नहीं पा रहे हैं, चलिए ठीक है आप उन बयानों को कोट कर रहे हैं, लेकिन जो पीयूष जोशी जी आपको सलाह दे रहे हैं कि आप कम से कम बैठकर विपक्षी दलों के नेताओं से एक बार बात तो कर लीजिए, उनको समझा तो दीजिए। जिस प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं पीयूष जोशी जी वो सही है, प्रिंसिपल सही है, उसकी प्रैक्टिकलिटी या वास्तविकता अलग है। मैं एक उदाहरण देता हूं, उसी से स्पष्ट हो जाएगा। भाई पाकिस्तान के साथ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए 1948 से लेके कुछ साल पहले तक प्रयास हुए, बंद कमरे में बातें हुई, तो आप ये तो मानेंगे ना, इससे ज्यादा तो विपक्ष क्या, ये तो एक प्रकार से दुश्मन देश भी रहा है। तो उनके साथ ये हुए, क्या मिला हल? जब मंशा ही नहीं थी उनकी हल के लिए तो हमेशा बात घूम के कश्मीर पे आ जाती है। तो मैं आपको उसी उदाहरण से कह रहा हूं कि जब चीन की बात लगातार करना है और कांग्रेस के ऊपर में बड़े गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं, तो फिर वो मंशा क्या है कि हम बैठ के आपको समझाएं, बदले। आपको खुद देश हित में नहीं दिखता कि ये गलत है, तो मैं ही मंशा इसीलिए तो बोल रहा हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी को लगता कि हमें सेना के ऊपर में विश्वास है तो क्यों बालकोट पे प्रश्न उठाए? ठीक है सर, ये विश्वास प्रश्न नहीं उठाए है। क्यों? अब आप मेरे कह रहे पास बंद चूंकि कमरे में वक्त बैठ खत्म हो रहा है, जाए मैं एक आखिरी कमेंट बंद कमरे में बैठ के क्या होगा ना? डॉक्टर गौतम बंसाली जी, चीन से बेहतर स्थिति में हम हैं, ये तो आप पहले जवाब में बता चुके हैं। आने वाले जो चीन में सब कुछ हो रहा है उसमें आप कहां देख रहे हैं भारत को? जी प्राची जी, जो अगर अपना पुराना देखे या नया देखे, हमारे पास हेल्थ के मामले में कुछ भी नहीं था, बट हमारी एक विल अच्छी थी, विल पावर अच्छी थी। ना हमारे पास पीपी किट था, ना हमारे पास वैक्सीन थे, ना हमारे पास में मास्क थे, ना हमारे पास मेडिसिन थी, ना हमारे पास में जंबो सेंटर थे, ना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर था। फिर भी हमने कोविड की लड़ाई में नंबर 1 पे रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, नॉट ओनली चाइना। और ये आने वाले समय में भी मुझे लगता है हमारे अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान ऑलरेडी अच्छी तरह से फाइट किया और अभी भी और अच्छे ढंग से फाइट, चाहे एलएसी पर तनातनी हो, भारत नंबर 1 निकला है और भारत अव्वल ही निकला है बाकी अपने दुश्मन देशों से। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।